हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपना जो न्यू चैप्टर है और चैप्टर 8 है। इसमें हम लोग देखेंगे पर्यावरण और राजनीतिक संसाधन जो भी हमारे हैं उनको बात करेंगे, ठीक है। तो इसको बात करने से पहले हम लोग जो पहले पढ़े थे यानी कि यूएन से रिलेटेड पढ़े हम, शीत युद्ध के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो सोवियत संघ का किस तरीके से विघटन हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे वर्चस्व में आता है एक ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में, आप देखते हो उसे। ये सारी इसकी मतलब उसके वर्चस्व में आने के क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, या हमारे पड़ोसी देशों की कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं आर्थिक राजनीतिक, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि अपना जो एनवायरनमेंट है और राजनीतिक संसाधन है इनका किस तरीके से संबंध है, क्या इसके पॉजिटिव सेंस निकलते हैं, क्या निगेटिव सेंस निकलते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये 2019 में पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। देखिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो भी अच्छे तरीके से, मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ, यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फैक्ट पे नहीं, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी फैक्ट नहीं है, वो फैक्ट नहीं पूछता आपसे, इसलिए आपको भी कोई ज़रूरत नहीं उस पर टाइम वेस्ट करने की। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होंगे तो बहुत ही ईजीली ऐसे क्वेश्चन आप पुटअप कर पाएंगे। अब देखिए, जिसके भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर होंगे ना, सिर्फ वही इसका आंसर दे सकता है, उसके अलावा कोई भी आंसर इसका नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया है, देखिए किस तरीके से पूछा गया। वो होता है ना, आपने एक सुना होगा कि मान लीजिए कि हमें मामा को बुलाना है तो हम मामा को मामा जी कह के बुला सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि जो वो हमारे मामा जी खड़े हैं, हम कह देंगे कि सुनिए, हमारे पापा की पत्नी के भाई, ठीक है। अब हमने कहा मामा ही कि हमारे पापा की पत्नी के भाई जी सुनिए, तो और ये कह दिया कि मामा जी सुनिए, बात तो एक ही है। लेकिन यूपीएससी कुछ इसी तरीके का है कि वो पापा की पत्नी की भाई करके ही पूछता है, ठीक है। जैसे अब इसमें ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही थी कि है कहीं ना कहीं पूछ वहीं पे रहा, टारगेट वही हिट कर रहा है कि इसमें क्या होगा, बट वो किस तरीके से घुमाता है, वो जब तक हमारे फैक्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक हमें नहीं पता होगा। क्योंकि हमें जब पता होगा कि किसी ने यदि मामा को बुलाया है तो हमें पता है कि हमारी मम्मी हमारे पापा की वाइफ है और मम्मी के भाई हमारे मामा लगते हैं, तो हम जान जाएंगे कि हाँ, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी आपको थोड़ा सा, आई होप कि आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट, मैं इतना हिंट कर दे रही हूँ, फंडामेंटल राइट से है। इसमें पूछा भी गया है कि भारत के संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। आपका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 19, सेकंड ऑप्शन में आता है आर्टिकल 21, और थर्ड में आता है आर्टिकल 25, और फोर्थ में आता है आर्टिकल 29, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बहुत इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं, आप ये आदत छोड़ ही दीजिए कि जो चीज़ें लिखी होंगी हम उस पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि वही है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम किसी भी तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछे उसको हम पुटअप करने में बहुत ही मतलब सहज फील करते हैं कि चलिए ठीक है, हम कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, और इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है जितने भी लोग सुन रहे हैं। तो जो अपना चैप्टर है इसमें हम पर्यावरण और राजनीति संसाधन के बारे में देखते हैं कि इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। इस अध्याय में हम लोग जो जो देखने वाले हैं, विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व पर चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे हम लोग 1960, ठीक है, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले पर जोर पकड़ा, और इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है। और हम साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ जो पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ जो आंदोलन वगैरह हुए थे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें से कुछ जो वैश्विक स्तर पर कुछ बैठकें वगैरह हुई थी, जैसे हमने क्योटो प्रोटोकॉल एक देखा था 1997 में हुआ था, इस तरीके की और भी कई सारे कन्वेंशंस हुए हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में पूरा हम लोग देखने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पे कि संसाधनों की होड़ से जुड़ी कुछ वैश्विक जो राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। और अध्याय के समापन में हम लोग ये बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व
राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता के इन सवालों पर, यानी कि इन सवालों से क्या सरोकार है और वह क्या सोचती है, यानी कि उस टाइम की जनता आपकी जनता से क्या सरोकार है, क्या सोचती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस अध्याय में देखने वाले हैं। बट मेजर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है वो ये कि कौन कौन से पर्यावरणीय आंदोलन हुए थे, किस तरीके से हुए थे। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जो आपका क्या है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पर्यावरण कहाँ से आ गया। देखिए, आपके कुछ जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन आधे से अधिक आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो पॉलिटी में आने चाहिए थे, ये तो जीएस पेपर 3 में दे दिया, ये तो अभी जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन थे, ये पॉलिटी में दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। और इसमें यही है कि हम जो बात करते हैं यहाँ पे, जितनी चीज़ें पढ़ते हैं, कि आपको लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ए टू जेड आ जाती है, लेकिन फिर इतना हमें पढ़ना क्यों पड़ता है? पढ़ना इसलिए पड़ता है कि एक आंसर के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक किताब का हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमें कुछ इकोनॉमिकली भी लिखना पड़ेगा, कुछ हमें सोशली भी लिखना पड़ेगा, कुछ हमें पॉलिटिकली भी लिखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जब हम मेंशन करते हैं अपने एक आंसर में, कुछ हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बातें करनी पड़ेगी। तो आपका कह दो आपकी जीएस पेपर 3 में था, तो हम यहाँ पे पुट ही नहीं कर सकते, वो आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत से लोग तैयारी करने वाले हैं और सिलेक्शन लेना है। जब कुल 700-800 लोगों को ही सिलेक्शन देना है, तो उनमें से कौन से ऐसे बंदे हैं जिनमें ये सारी समझ है कि किस में पूछा क्या जा रहा है, किस तरीके से हम इसे हैंडल कर सकते हैं, इसमें क्या हम सुझाव दे सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के व्यू थे, क्या हमारे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई थी क्या थे, क्या हमारा राजनीतिक स्थिति किस टाइम, मतलब उस समय कैसा था, हमारा आर्थिक स्थिति या वैश्विक आर्थिक स्थिति किस तरीके की थी। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी फिलहाल अब हमारी ख़त्म होने की कगार पे, ठीक है, इसका एक पार्ट और बचा है, उसके बाद एनसीईआरटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें इतना सारा मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं और इतना तो हमारे अंदर मतलब मटेरियल आ चुका है, यदि आप लोग लगातार रिवाइज करते रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, और जितना मैं होमवर्क दूंगी बहुत ही ईमानदारी से आपको करना भी है उसे, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। इसकी बात किया जाए यदि, कि जो आपकी वैश्विक राजनीति है उसमें इन्वायरमेंट की सबसे पहले की चिंता क्यों सता रही है, इन्वायरमेंट को ऐसा हो क्या गया जिसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल कर रहे हैं, गोल की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम क्योटो प्रोटोकॉल ला रहे हैं, जिसके लिए हम कई सारे कन्वेंशंस कर रहे हैं। तो अभी इस पर्यावरण से रिलेटेड एक छोटी सी लड़की का नाम आया था, आप लोगों को बताना है कि उस लड़की का नाम क्या था, ठीक है, वो भारतीय मूल की लड़की थी, थोड़ा बताइएगा। अब यहाँ पे क्या आता है कि इस बुक में हम लोग जो देखने वाले हैं, विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों पर में चर्चा की गई है, और यह चर्चा की है, और मसलन हमने क्या किया है, युद्ध और संधि की बातें की, राज्य शक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा हुई, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सबकी बात हो चुकी है, युद्ध की भी बात हो चुकी है, आंतरिक सुरक्षा की भी बात हो चुकी है। उसके बाद किस तरीके से हमारे विश्व में, हमारे राष्ट्र में कैसी घटनाएं घट रही थी, वो हम आपको पहले ही बता चुके कि ये सब कुछ हम लोग खत्म करके आ रहे हैं, ठीक है। सब कुछ ये पढ़ चुके हैं कि क्या क्या घटनाएं किस तरीके से हो रही है, और आपको लग रहा होगी मैडम ऐसे सब कुछ कहाँ पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगे सारे वीडियोज, ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर का 3 से 4 पार्ट में होता है, आप उसे बेशक देख सकते हैं, थोड़ा ये टाइम ज़रूर ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ से इतना मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके कंसेप्ट एक भी नहीं छूटेंगे। और यदि सुनने के बाद, सुनने से पहले आप कुछ मत कहिएगा ऐसा वैसा जो भी है, पूरा एक वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद ना समझ में आए तो फिर आपको जो कहना है वो कहिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो हमने इतनी सारी बात की, सबकी बात कर ली, और इस अध्याय में हम मतलब इस अध्याय के साथ में हमने विश्व राजनीति के दायरे को मतलब थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए, ठीक है। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। चैप्टर 7 में हम लोग गरीबी और महामारी को इंक्लूड किए थे और देखे भी थे, ठीक है, कि अपारंपरिक धारणा जो थी सुरक्षा की वो यही थी। अब उसके बाद क्या आता है,
यहाँ पे कि इस अर्थ में ये मुद्दे क्या है कि विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। और अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए, क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे जो हैं समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं? जो अभी हमने बात की, गरीबी और महामारी, आतंकवाद, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन्हें आप शामिल कर लेते हो, क्या विश्व वो राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखिए इनको क्या है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट्स में दिया गया है, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि क्या हुआ है कि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को है और मत्स्य भंडार घट रहा है। जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है और उसमें प्रदूषण बढ़ा है। इससे क्या हो, खाद्य उत्पादन में कमी रही है। ये देखिए पहला पॉइंट। आपको क्या लगता है, गरीबी, महामारी जैसी बातें हम कर रहे हैं, कोई गलत किए थे? बिल्कुल नहीं। ये देखिए हमारे इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, उसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ साथ उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। ज़मीन में आपको पता होगा, आप जब जियोग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो हमारा लैंड एरिया है वो टोटल आपको पता होना चाहिए कि कितना, 71% पर आपका है पूरा का पूरा पानी, ठीक है। 29% पर आपका है क्या, स्थल मंडल है आपका पूरा, ठीक है, स्थल है। अब इसके अंदर अभी इस स्थल में 29% का जो मैंने स्थल बताया आपको, इसमें पठार, ठीक है। अभी 29% में कुछ निकल गया आपका पठारी एरिया, जहाँ जनसंख्या नहीं निवास कर सकती। कुछ हो गया पर्वतीय एरिया, ठीक है। कुछ हो गए यहाँ पे अभी हिमानी एरिया, जहाँ पे जनसंख्या नहीं रह सकती है, ठीक है। पर्वतीय में जो नदियाँ वगैरह जम जाती हैं, बर्फीले एरिया होते हैं, जैसे अंटार्कटिका में लोगों के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं, वो एक हमारा महाद्वीप है लेकिन लोग नहीं रह सकते वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से कुछ मतलब आप साइंटिफिकली कुछ यहाँ पे रिसर्च वगैरह करने के लिए अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वगैरह हैं, बट हम कोई आदमी रह नहीं सकता। अभी वो 29% में ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन आदमी वहाँ पे रह नहीं सकता। अब देखिए कि कितनी, मतलब जब 29% में से हमने इतना सब कुछ बांट दिया, उसके बाद जो हमारी बची कृषि योग्य भूमि, ठीक है, जो चारागाह थे, जो मत्स्यान थे, जो कि मतलब तालाब वगैरह बनाए जाते थे, अब हमारी ज़रूरतें बढ़ी तो अब हम इन्हें ही नष्ट करेंगे। जो हमारे मैदान वगैरह बचे थे, अब हम नष्ट किसे करेंगे, हम इन्हें ही नष्ट करके क्या करेंगे कि यहाँ पे हम घर बनाएंगे। घर बनाने के बाद हम अपना विकास करेंगे, और जब हम विकास करेंगे तो उस स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जंगल हैं हम उनका उपयोग करेंगे, और जैसे ही हम उनका उपयोग करते हैं तो एक चीज़ हम ख़त्म करते जा रहे हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि वो इतनी कीमती चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है कि उसके बिना कोई नहीं रह सकता, जो कि हमारा है पर्यावरण, ठीक है। हमें पर्यावरण से ही हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। पर्यावरण से ही हमें भोजन मिलता है। पर्यावरण से ही हमें हवा मिलती है, जिसके बदौलत हम जी रहे हैं। यदि आपको पैसे वाली हवा मिल जाए ना, ऑक्सीजन, तो हम नहीं जी सकते हैं। एक आदमी जो दिन भर का ऑक्सीजन ले रहा है, तो वो आपको कम से कम नहीं तो एक दिन का हज़ारों खर्चा बैठ जाएगा। तो आपको लगता है कि हम जीवित रह पाएंगे? और यही हमारे कृत्यों के द्वारा ये सब क्या हो रहा है, मत्स्य भंडार घट रहे हैं, आपके जलाशय की जल राशि घट रही है। एक तो अभी खारे पानी की यदि मैं बात करूं तो देखिए, आपको पूरा एनसीईआरटी में दिया गया है, जियोग्राफी में आप लोग पढ़िएगा, 6 से उससे पढ़ना, ठीक है, 6 क्लास से, तो वो पूरा आपको मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे 97% पानी जो है, जितना मैंने 71% भाग पे पानी बताया, उसका 97% सागरीय जल है, जो कि बिल्कुल क्या है, खारा है, ठीक है। अब इस खारे जल के बाद ये तो किसी काम का नहीं है, ये खारा पूरा पानी निकल गया, किसी काम का नहीं, बचा 3% जल। अब इसमें भी देखिए कि विडंबना क्या है कि जो 3% आपका जल बचा ना, उसमें क्या हो गया, कुछ नदियाँ हो गई, ठीक है, यहाँ पे कुछ हिमानी हो गए, उसके बाद आपके कुछ और भी ऐसे एरियाज हो गए। अब बचा पानी कहाँ पे, आपका पानी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी बचता है 0.01%। इतने पानी से पूरी दुनिया जी रही है। अब सोचिए, और ये पानी भी हमारे कर कमलों के द्वारा पूरा का पूरा अब बिल्कुल भी मतलब पीने योग्य भी नहीं बचा। फिल्टर आप यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो पानी पीने योग्य है नहीं,
ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट से हमें जो पानी वगैरह मिलता था, प्योर वाटर जितना था, उसका तो हमने और भी मतलब खात्मा करने की कोशिश पूरी ठान ली है। और यहाँ पे गलती हमारी नहीं है, और गलती कहीं ना कहीं है भी, लेकिन गलती ये है ना कि हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। पानी बह रहा है तो कौन सा हमारे रोकने बस से पानी रुक जाएगा। तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, जिस तरीके से आधा धुंध पानी सब बहा रहे हैं हम भी बहाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। दूसरा बंदा क्या सोचता, बिल्कुल हमारी हमारी आप सबकी यही मेंटेलिटी। आप चाहे भले ही किसी राज्य से, अलग राज्य से आते हो, कहीं से भी आते हो, लेकिन सोच यही है, ये मैं 100% दावे से कह सकती हूँ। हो सकता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग हों कि जो कि नहीं पानी गिर रहा है, पानी वेस्ट जा रहा है, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, तो बहुत से कम ही लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। यदि पूरी पृथ्वी में ऐसे लोग हो जाए तो ये हमें पढ़ना ही ना पड़े कि आज हमें इन्वायरमेंट की बात करनी पड़ रही, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करनी पड़ रही कि हमें इसे अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये विडंबना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमें इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ी कि पर्यावरण में सुधार वगैरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ की 2 अरब 8 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है, और इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। ये 2006 का डाटा, वर्तमान का डाटा आप देख सकते हैं कि कितना भयानक है, जहाँ पे अभी इतने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है। और आज तो 2006 से आज हम कितना डेवलप हो चुके हैं और किस तरीके से क्या हो चुका है बखूबी आपको वो पता है कि यहाँ पे अब तो उस टाइम पे तो कुछ ठीक ही था, जितना कि अब जितना ज़्यादा हम लोग दोहन किए हैं, तो इससे अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र की विश्व विकास रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें कहा गया था, अभी आप प्रेजेंट रिपोर्ट का गूगल में डालेंगे तो आपका वो पूरा डाटा दिखाएगा कि किस तरीके की अभी सिचुएशन है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। जो हमारे प्राकृतिक वन होते हैं वो जलवायु को, हमारे इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को संतुलन रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनसे जल चक्र भी क्या होता है आपका, संतुलित बना रहता है। जल चक्र का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। जल चक्र जो होता है तो वो एक साइकिल के तरीके से काम करता है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले आपका क्या हुआ कि जो धरती का पानी होता है उसका बाष्पन हुआ, बाष्पन के बाद संघनन हुआ, संघनन के बाद आपकी बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर आया, फिर ज़मीन के अंदर गया, फिर वही घटना होती है। आप इसे कहते हो कि ये एक जल चक्र है, मतलब एक चक्र के तरीके से ये पूरा ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो जल चक्र में तो संतुलन रखता कौन, हमारा पर्यावरण। उसके बाद क्या होता है, और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा पड़ा है या भरा रहता है, लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं। हम क्या कर रहे हैं, जहाँ बहुत से जीव जंतु रह रहे हैं हम उन्हें भी नष्ट करते जा रहे हैं, लगातार उन्हें नष्ट करते जा रहे हैं। कोई मोह माया नहीं है। मतलब बहुत आप देखेंगे कि जहाँ आप जाते थे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एरिया देखने को मिलता रहा होगा, बहुत अच्छी हरियाली। लेकिन अब आप देखोगे वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, ठीक है। और बिल्डिंगों का भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, ज़मीन की कमी की वजह से कितनी बिल्डिंग में इतने 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 फ्लोर बने हुए हैं। ये आपकी महानगरों की बिल्डिंगें हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में ही पूछा गया था, जो आपके मतलब ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर की अपेक्षा जो आपके नगरीय स्तर में क्या है कि तापमान वृद्धि ज़्यादा रहता है। इसका कारण बताना था आपको, क्यों तापमान वृद्धि ज़्यादा रहता है, कहाँ पे, नगरीय स्तर पे। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि जो भी नहीं पढ़े हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी में कहूँगी कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कुछ भी किताब पढ़े चाहे नहीं, लेकिन उसकी एनसीईआरटी तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कि इसका आंसर आप कैसे कर पाएंगे कि जो ग्रामीण आपको शहरी व्यवस्था या नगरीय व्यवस्था है वहाँ पर तापमान क्यों बढ़ रहा है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंक्रीट पत्थर वगैरह से बने हैं।
और जब ये कंक्रीट या पत्थरों से इनका निर्माण हुआ है तो इनसे क्या हो रहा है, ज़्यादा वाष्पन उत्पन्न हो रही है, ठीक है, ज़्यादा ये हीट छोड़ रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, गर्मी होती है, आदमियों की भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक आदमी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, कोई बात नहीं, एक साथ मिलके आप देखिए ठंडी के मौसम में ना एक रूम में कम से कम नहीं तो उस रूम की जो वहाँ पे कैपेसिटी कि वो इतने लोगों को ही अपने अंदर इस रूम में रख सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग आप इकट्ठे होकर बिल्कुल बैठ जाओ, इतनी गर्मी लगेगी ठंडी के भी सीजन में कि आप वहाँ बैठ नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा आपका बैठना, भले ही कड़ाके की ठंड क्यों ना पड़ रही हो, इतना गर्मी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी वजह कि इनसे भी हीट रिलीज हो रही है, ऊपर से हम भी छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट जितनी उसकी क्षमता नहीं, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा ले रहा है। देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो हमारे वायुमंडल में 0.03% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, तो सॉरी हाँ, ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन है वो आपके पेड़ पौधों के द्वारा होता है। पेड़ पौधे जीवित कैसे रहते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है और उसके बाद फिर आपका ऑक्सीजन ऑटो रिलीज होता है, तो यहाँ पे जब हम छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ऑब्जर्व करता है, पेड़ पौधे करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे कि हमने क्या कर दिया, पेड़ पौधे तो नष्ट कर दिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को और कोई नहीं ऑब्जर्व करता पेड़ पौधों के अलावा, तो हमने उन्हें जब नष्ट कर दिए, हमारी जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, अब ऑब्जर्व कौन करेगा, जो हमारे अंदर से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे कौन अब लेगा, ऑक्सीजन की तो हमें ज़रूरत है, और जब लेने वाला कोई नहीं है, ऊपर से टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है, ऊपर से हम जो भी डीजल पेट्रोल के जो धुएं हैं, जो चिमनियों के धुएं हैं, वो आसमान तक छू रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो प्रदूषित गैसों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है, और इससे हमारा जो धरती का तापमान है वो बहुत हाई लेवल का बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का गर्म होता है, और इसी गर्म की वजह से जब धरती हमारी गर्म होती है ना तभी दिक्कत होती है। ये ज्वालामुखी वगैरह की क्रियाएं सारी चीज़ें आपको जियोग्राफी में पढ़ने को मिलेंगी, हालांकि कुछ कुछ मैं समझाए दे रही हूँ, बाकी वो आपको बुक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से विध्वंस हो रहा है, और जब जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे ही जीवित नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं जो सिर्फ वहीं पे निर्भर थी वो भी नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब आप बात कर रहे हो कि बाघ की प्रजातियाँ घट गई हैं, अब बाघ की प्रजातियां घट गई, ये कौन सी बात हुई, कुल हम बात कर लेंगे पूरे भारत में 2900 कुछ बाघ हैं, तो ये तो देखिए कि अभी जो आया था मतलब कि बाघ से रिलेटेड जो भी डाटा आया था कि कौन से मतलब कौन से राज्य में ज़्यादा हैं, तो आप देखे होंगे कि एमपी के बाद कर्नाटका शायद आ रहा था, ठीक है, 526 या 526 एमपी में है, 524 करके कर्नाटका में है, ये पहले और दूसरे नंबर पे है, ठीक है। पूरे भारत की बात करें तो 2900 करके कुछ बाघ हैं, तो देखिए मतलब अब हमें इन्हें रखना पड़ रहा है। आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि वो इनकी कुछ श्रेणियाँ बनाई गई हैं, 9 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपकी क्रिटिकल आती है, इंडेंजर्ड आती है, डेंजर्ड श्रेणियाँ आती हैं, उनमें इन्हें रखा जा रहा है। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, जो स्वच्छंद जी रहे थे, आज हम उनकी प्रजातियाँ कह रहे हैं ख़त्म हो रही है। कौवा आपको बहुत देखने को मिलता था, आज कहीं नहीं देखने को मिलेगा। गिद्ध बहुत देखने को, अपने पूछिएगा पापा लोगों से कि मतलब गिद्ध वगैरह कितने ज़्यादा होते थे, शायद आप लोग भी यदि हमारी एज के होंगे देखे होंगे कि गिद्ध वगैरह भी जो भी 20-25 साल के होंगे अभी, उन्हें पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा हमें पक्षी देखने को मिलते थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ज़रा आप बताइएगा तो कोई भी एक ऐसा मुझे बताएं जो कि वो अलग बात है कि आप अपने घर में पैरेट पाल के रखो या आप पिजन रख लो, वो अलग बात है, कबूतर भी नहीं देखने को मिलते। कितने कबूतर होते थे यार, गजब, मतलब भगाना पड़ता था। आज कबूतर नहीं देखने को मिलते हैं, हमें बतख नहीं देखने को मिल रहे हैं, कौवा नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या है, सब कुछ नष्ट हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी पक्षी भी होते हैं, प्रवासी सिर्फ हम बस नहीं होते, वो भी होते हैं, कई सारे दूसरे राष्ट्र के हमारे यहाँ भी आते हैं, जैसे साइबेरियन
पक्षी वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आते हैं रोज़ से, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस बन रही है कि उन्हें वहाँ पे उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो जहाँ पे वो सहज महसूस करेंगे वहाँ पे रहेंगे, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा, बहुत ही बड़ा खतरा है। और आगे तीसरा पॉइंट आपका जो कहता है इसमें कि धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में क्या हो रहा है, लगातार कमी हो रही है, और इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ओजोन परत आपकी कहाँ पे पाई जाती है, क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में आपकी ओजोन परत होती है, ठीक है। समताप मंडल जो है आपका, तो आपके पृथ्वी को जो बांटा गया है ऐसे ना, यहाँ पे आपका सबसे निचला मंडल आपका क्षोभ मंडल होता है, ये आपका क्षोभ मंडल है, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आएगा, फिर बाह्य मंडल आएगा, फिर बहिर्मंडल आता है, ठीक है। ये जो है आपके, तो ये जो समताप मंडल है इसके नीचे लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत का फार्मूला आपको O3 होता है, ठीक है, इससे आप ओजोन कहते हो। ये क्या है कि जो सूर्य की परावैंगनिक हानिकारक किरणें होती हैं, तो वो क्या करता है, जो जो हमारे सन से यूवी रे जाती है उसे क्या करता है, अपने अंदर ही रोक लेता है, ठीक है, एक लेयर की तरीके से ऐसे है, और ये यहाँ धरती तक नहीं आने देता है, वरना सूर्य से हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से सूर्य में क्या है, गैसें तो पाई जाती, जो अभी मैंने बताया ना सबसे लास्ट में बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही है। हाइड्रोजन और बहिर्मंडल में ही आपके ये सब तारे वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से आप देखेंगे ना कि ये किस तरीके से उसके ऊपर ही बल्कि देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल अंतरिक्ष है। तो इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम, आपको कोई भी पूछे कि सूर्य को इतना सूर्य धधक क्यों रहा, आपको बिल्कुल इतना जलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा, क्या उसमें कोई लैंप वगैरह फिट करके रखा या कोई बल्ब लगा दिया, जी नहीं, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, ये इतनी गर्म होती है, वो एकदम से लाल धधकता हुआ, किसी की हिम्मत नहीं कि उसके पास तक चला जाए, इतनी वो मतलब बहुत दूर तक, अरबों मीलों दूर तक वो मतलब हीट छोड़ता। आप देखते हो कि सूर्य की रोशनी हमें पड़ती है तो हमारा शरीर तिलमिलाने लगता है, उतनी मतलब 15 करोड़ पृथ्वी से दूर है सूर्य, लगभग 15 करोड़ दूर है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है कि हम सूर्य की रोशनी को ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, क्योंकि हम बिल्कुल तड़फने लगते हैं। तो सोचिए वहाँ कोई चला जाए तो वो कितना गर्म है और जला देगा किसी को भी। और ये किसकी बदौलत है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलके क्या बना है, आपका सूर्य में जो इतना सब कुछ एनर्जी दिख रही है आपको, वो बनी है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी ओजोन परत जैसे ही उस पर छेद होगा, अंटार्कटिका में देखा गया था छेद भी, उसका सन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जब उसमें छेद होगा, सीधे परावैंगनिक किरणें आएंगी, और परावैंगनिक किरणें सीधे धरती पर यदि आए, आपके स्किन पर उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है, और स्किन के अलावा यहाँ पे जीव जंतुओं पर भी उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आज जो विटामिन डी के रूप में हम सूर्य की किरण की बात करते हैं, लेकिन वही हमारे लिए इतनी हानिकारक बन जाएगी। और आप लोगों को ये बता दें कि आने वाले समय में ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अभी छेद होना शुरू हो गए हैं, सुधार नहीं किया गया और सुधार होने वाला भी नहीं, तो ये बिल्कुल तय है कि यूवी किरणें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो जब परावैंगनिक किरणें आएंगी तो जो गोरे लोग हैं जरा वो बच के रहे, उनकी स्किन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मैंने साइंटिस्ट कह रहे हैं। क्योंकि आप देखते हो गोरे लोग तो वैसे भी इतना बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। तो आप जिनको भी अभी तक घमंड था कि हम बहुत गोरे हैं, हमें कुछ नहीं, मतलब इतने सुंदर दिखते हैं, तो वो अपनी सुंदरता को बचा के रखने की कोशिश करें, और इन्वायरमेंट को उनके द्वारा तो कम से कम कोशिश करें कि ना नुकसान हो, अदरवाइज उनको उनकी स्किन के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला, बहुत ही बुरा सा, ठीक है। आप इस तरीके की हो जाएगी ना कि खुद नहीं पहचान पाओगे कि आप ही थे। बल्कि जो थोड़ा सांवला रंग है, जिनका थोड़ा सा ब्लैक रंग है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ हद तक सह जाएंगे। लेकिन जो बहुत गोरी चमड़ी वाले हैं वो ज़रा अपना ध्यान रखें। ये मैंने पढ़ा था एक जगह, डॉक्टर की ही रिपोर्ट थी, ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। खैर वो अलग बात है, जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी से सुधार करना पड़ेगा। ये बात थोड़ा गलत हो गई कि जब आएगा देखा जाएगा, तो गोरे काले की तो कोई बात नहीं है, बट हाँ ये है कि एनवायरनमेंट को हमें बचाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में समुद्री क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी क्या है, अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है और इसका तटवर्ती जल क्या होता है, जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है, यानी कि उसका मध्यवर्ती भाग वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। कोई दिक्कत तो ये है, वरना वो भी काम उसका ठीक है ठाक ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उसका बीच का है, मध्य का एरिया, वो तो बताया जा रहा है कि ठीक है जो भी है स्वच्छ है, लेकिन तटवर्तीय क्षेत्र बहुत प्रदूषित हो चुका है। खारा तो था ही, प्रदूषित भी हो चुका है। पूरी दुनिया में समुद्री इलाकों में मनुष्य की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश ना लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, हमें धरती रहने को नहीं मिल रही, अब हम समुद्री इलाका में भी रह रहे। देखिए, जब सुनामी वगैरह आती है ना, सुनामी वगैरह आता है, जो भी चक्रवात सुनामी आते हैं, इनसे बहुत बड़ा इलाका हमारा 2004 में जब आई थी, ये 2004 में आपकी आई थी अंडमान निकोबार साइड, ठीक है, हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, उसका जो भीषण तरीके से मतलब नरसंहार हुआ था, आप सोच नहीं सकते कितना। मतलब एक युद्ध में आप कितना मारोगे, परमाणु बम भी उतना नहीं कर सकते जितना एक सुनामी करके चली जाएगी। और आप किसी भी आपदा से बच सकते हो तो बच सकते हो, प्राकृतिक आपदा फिर किसी को नहीं छोड़ती है, बाप बड़ा ना भैया, फिर वहाँ पे कोई नहीं लगता कि कौन हमारा कौन पराया, सबको भी ले डूबती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए भी खतरा है जो वहाँ पे रह रहे हैं, और उनके लिए भी खतरा है जो कि जो समुद्री इलाका है, जो समुद्र के जीव जंतु हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि यहाँ पे किनारे रहेंगे ये लोग, तो ये लोग क्या करेंगे कि वहाँ ही अपना कुछ अच्छे पर्यटक वगैरह जाते ही रहते हैं, तो अपना अच्छे तरीके से थोड़ा अपना बिजनेस संभालने की कोशिश करेंगे, और पता चला कि समुद्र को ही मतलब क्या वो भी तब्दीली हो जाना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे कि आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए, लेकिन जरा फिर सोचिए। ठीक है, ये राइटर भी समझ रहे हैं कि हमारे मन में कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, और आप भी अभी तक यही सोच रहे थे कि मैडम मतलब क्या यार, ज्योग्राफी आज पढ़ा दी थी, और ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी की क्लास पहले भी हमारी चल चुकी है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। अभी तो हम ये देख रहे थे कि ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी जो राजनीति वाला मुद्दा आने वाला है ना, बहुत बड़ा इसमें इशू है, इसको देखते हैं। तो इसमें बिल्कुल ऐसा कोई सोचने की, आपको ये बात क्लियर कर रहे हैं कि नहीं सोचना। अब क्या है कि पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई, उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों की परिणति जो है इस अर्थ में राजनीति होगी। ठीक है, यहाँ पे यदि हम सब मिल के कई सारे राष्ट्र जो हैं, विभिन्न राष्ट्र, क्योंकि एक राष्ट्र में प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। हम अभी पूरे वर्ल्ड का जो डाटा बताया आपको कि 71% पर पानी है, 29% पर आपकी क्या है, धरती है, इसमें से भी मैंने आपको कुछ पर्वत पठार बताए, तो सिर्फ मैंने भारत का नहीं बताया, भारत का तो एग्जैक्टली डाटा मुझे भी नहीं पता, मैं पूरी ये वर्ल्ड का डाटा बता रही हूँ। ठीक है, उसमें से मैंने आपको बताया कि 97% डाटा जो ये है, 97% पानी खारा है जो समुद्री है, 3% पानी मतलब कम खारा है लेकिन पीने योग्य वो भी नहीं है, वो भी कुछ नदियों में कुछ बर्फ के जमा हुआ है, कुछ किसी तरीके का है, उसमें से भी 0.01% ही आपको 0.01% ही आपको पानी पीने योग्य मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, और ये मेरा डाटा नहीं, एनसीईआरटी का डाटा है, जो कि यूपीएससी के हर एक एग्जाम वाले मानने के लिए रेडी है, उसमें मना नहीं कर सकते। तो आपको भी बिना कन्फ्यूजन क्रिएट किए इन डाटाओं को नोट कर लेना है, इससे कोई आपको मतलब गलत नहीं बताया जा रहा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा यहाँ पे कि राजनीतिक मुद्दा बना कैसे या बन कैसे जाएगा कि हमें आपस में मिलकर काम करना होगा। और क्या होगा कि इन मामलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती है, और इस वजह से ये मसले जो है विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल क्या हुआ कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक है। कौन है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, पहली बात कि कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हम उसकी जड़ तक जाएंगे तब तो पता चलेगा कि एनवायरनमेंट को रियल में नुकसान कौन पहुंचा रहा है। ठीक है, उसके बाद इस पर रोक लगाने के उपाय की जिम्मेदारी किसकी है, धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर
किसको कितना इस्तेमाल करने का हक है, इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। और इस तरह के ये मसले जो हैं गहरे अर्थों में राजनीतिक ही हैं, कोई आपका एनवायरनमेंट नहीं है। यानी कि ये मसले ना सबसे ज़्यादा कौन यहाँ पे नुकसान कर रहा है, जितना जब डेवलपमेंट आपका होगा उतना आप नुकसान करोगे। वो तो बिल्कुल बनी बनाई बात है कि जहाँ पे जितना विकास हुआ नुकसान वही उतना करेगा। क्योंकि यदि आपको कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया लगाना है तो आप यहाँ पे जो हमें बहुत खूबसूरत हरे भरे पेड़ दिख रहे थे ना, तो इनको हम क्या करेंगे, पहले इनको हम नष्ट करेंगे और तब जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बिल्डिंग्स तैयार करेंगे। और ये जब ये बिल्डिंग तैयार करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा इंडस्ट्रियल चलेगा, अच्छा खासा एरिया बनेगा, लेकिन ये सब कुछ हम नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो जितना विकास होगा एक तरीके से आप उसे दूसरी तरीके से किसी को नष्ट करके ही बना रहे हैं, क्योंकि हवा महल बनते नहीं हैं। हवाओं में आप महल बना नहीं सकते हो। ठीक है, और जब हवाओं में आप महल बना नहीं सकते हो तो यहीं पे बनाएंगे, और यहीं पे बनाएंगे तो किस तरीके से होगा, अभी आगे हम लोग और बात करेंगे कि इसमें क्या हुआ था। अभी जो अंतरिक्ष में ये मिसाइलें वगैरह भेजी जाती है ना, तो धरती पर हम नहीं प्रदूषित कर रहे हैं, अंतरिक्ष भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। क्योंकि जो मिसाइलें होती है इसके टुकड़े जो टूट के, आपने देखा होगा कि मिसाइलें जो होती है ठीक है ऐसे जाती हैं। अब इनके इतने इतने पार्ट बटे होते हैं, जब वहाँ तक वो जाता है तो सिर्फ ऊपर वाला ये एरिया खुलता जाता है, ठीक है, या नीचे से खुलता जाता है। धुआं यहाँ से बिल्कुल ऐसे ऐसे ये धुआं आपको दिख रहा होगा, ये टूटते जाते एक एक करके। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जो टूट रहे हैं तो धरती तक नहीं आ पाते। इतनी ऊंचाई है तो धरती तक आपका वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जब वो धरती तक नहीं आ पाएगा तो क्या होगा कि अंतरिक्ष में वो फैला पड़ा है। अंतरिक्ष में फैला पड़ा है तो वो कचरा भी आपका क्या है कि पूरे अंतरिक्ष को प्रदूषित कर रहा है। तो हम धरती तक नहीं, आसमान में भी प्रदूषण फैलाने में पीछे नहीं रहे। और ये इसमें भी जितने भी डेवलप कंट्रियां हैं उनका ही हाथ है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वही आज रिसर्च कर रहे हैं, वही खोज कर रहे हैं, वही भेज रहे हैं, और यहाँ से ये हो रहा है। आए दिन देखिएगा कि आने वाले टाइम पे अंतरिक्ष में भी झगड़ा ही होने वाला है, क्योंकि अमेरिका फुल तैयारी में लगा कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने आदमियों को बसाएंगे। और लोगों को लग रहा है यार चंद्रमा पे अमेरिका बस जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो हम भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे धरती पे तो होने वाला नहीं है, तो हम भी अपना बनाएंगे। कई सारे अंतरिक्ष में स्टेशन बने हुए, भारत का भी स्टेशन बना हुआ अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपने स्टेशन भी बना के रखे हैं। देखिए कब्जा शुरू हो चुका है। तो यहाँ तो हमारी इच्छाएं पूरी हो नहीं रही हैं, मतलब हम क्या क्या सोचते हैं, गजब है यार। ठीक है, अब देखिए कि किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक देश तो मिलके कर नहीं सकता है, इसमें सबकी ज़रूरत होगी। और यहाँ से अलग ही क्या है कि पर्यावरण से जुड़े सरकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने क्या किया है कि 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। और वैश्विक मसलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह यानी कि क्लब ऑफ रोम 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। और इस पुस्तक का क्या हुआ था कि दुनिया की जो भी आप देखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधन के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताया गया था। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक के नाम से ही आपको समझ में आएगा, लिमिट्स टू ग्रोथ, इसका क्या था? शीर्षक था। ठीक है, कि लिमिट्स टू ग्रोथ आपको करना है। और इसमें से आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है ना उसमें आप लिमिट रखो। 1972 में ये पुस्तक लॉन्च हुई थी। और ये पुस्तक कहाँ इशारा कर रही थी कि जो भी आपकी बढ़ती जनसंख्या है उसकी ओर ये इशारा कर रही थी। ठीक है, और बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमारा विनाश हो रहा है वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि हमारी ज़रूरतें जब बढ़ेंगी तो अब ऐसे कि हम उसको पूरा करने की भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और हमारा तो एक रूम में हो जाता है, ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन हमारी दिखावटी दुनिया आज इतनी है कि एक रूम में ना तो आप रह सकते हो ना हम रह सकते हैं, जबकि हमारे द्वारा बनाए गए घरों में से आधे घर खाली रहते हैं, ना वो रहने योग्य हैं ना यूज करने योग्य है। क्या आपको लगता है कि अंबानी जी की इतना बड़ा महल बना हुआ तो सब घर में रहते हैं? वो एक है ना कि वो पावरफुल इंसान है, पैसे वाले इंसान है, तो उनका इतना बड़ा घर होना चाहिए। कोई नहीं रहते इतने बड़े घर में, 2 लोग तो हैं, अंबानी, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं। तो क्या वो उनके सारे घर में ही रहते हैं सब कोई?
गेस्ट हाउस बना दिया तो क्या सारे दिन गेस्ट ही आते रहते होंगे? लेकिन नहीं, डाइनिंग रूम होगा, उसके बाद लाइब्रेरी होगा, उसके बाद वहीं पे स्विमिंग पूल होगा, वहीं पे दुनिया भर का जितना भी झमेला है सब कर दो, जगह खद रही है हमारी और कुछ नहीं हो रहा। जबकि उनका ना एक ही रूम में हो जाता। आप अपने से ही लगाइए कि मान लीजिए हम लोग तो चलिए ठीक है यूज के लिए बनाते हैं, बट बड़े बड़े जो महल बनाते हैं और रहते हैं उनमें तो और घर पे आदमी ही नहीं होते क्या? उनका सब कुछ मतलब ठीक है पैसे भरने के लिए आप बना लो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे मतलब ये थोड़ी बात आपको अजीब सी नहीं लगती? वो भी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग। कभी दिखेगा कि ईसा अंबानी, यूट्यूब वगैरह में आप देखते होंगे ऐसी फर्जी बातें, ईसा अंबानी जी की बिल्डिंग कितनी बड़ी उनके ससुर ने उन्हें बनवा के दी है, इतनी बिल्डिंग में ईसा अंबानी रह रहे, उसका पति रह रहा और कौन रह रहा? उसके अलावा तो कोई नहीं है। हो सकता है कि घर के सास ससुर जी रह रहे होंगे। तो उसमें अब सास ससुर जी के पास भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, नौकर चाकर के लिए कितने घर दे दोगे आप? उसके बाद तो सारे घर खाली पड़े हैं ना। वो जमीन जो है आपने वहाँ की प्रकृति को नष्ट करके वो जमीन बनवाया है, यही सब पैसे वाले ही बिगाड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों के पास उतना होता नहीं, हम हरियाली में ही रहते हैं, गाँव में ही रहते हैं, और वहीं पे हम लोग अपना एक ही कमरे पे अपना जीवन यापन, एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से वहीं पे कर लेता है, खेतों के बीच में, और उनको संजो के रखता है। लेकिन पैसे वाले क्या करते हैं, यार चावल खरीद लेंगे, गेहूँ खरीद लेंगे, दिक्कत क्या है? खेत कौन पालेगा? खेत किसे रखना है? जमीन में घर बनवा लो, इंडस्ट्री लगवा लो, क्या दिक्कत है? तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमारी एक दिखावटी दुनिया है ना वो भी हमें नष्ट कर रही है। वजह सबसे बड़ी यही है कि दिखावटी दुनिया है। अब मान लीजिए कि अंबानी जी का घर छोटा सा होता, लोग क्या कहते कि यार इतना मतलब पैसा है भी कि नहीं, इतना पैसा वाला आदमी एकदम से घटिया टाइप का घर बना के रह रहा है। एक कमरे में कौन रहता है? मतलब एक कमरे में तो हम मिडिल क्लास वाले भी ना रहे, अंबानी एक कमरे में रह रहे हैं। तो अब ये है कि भाई वो तो महल में रह रहे हैं, वाह देखो घर तो लगता है कि हे भगवान ये स्वर्ग तो यहीं पे है, कहीं और जाना ही नहीं हमें। लेकिन उसी पे एक कमरा बनवा लेते मेरे हिसाब से, वो तो उनका अपना है कि एक कमरा बनवा के आप जितने एरिया पे घर बनवाए ना गार्डन लगवा देते अच्छा खासा। गार्डन भी लगता है किसमें? गार्डन ऐसा लगेगा कि 2-4 इतने इतने पेड़ पौधे आपने तैयार कर लिए, फूल उल के जो भी होते हैं आपके, ठीक है, आप उन्हें कह दे वो गार्डन है हमारा। अरे गार्डन है तो बढ़िया बरगद के पेड़ लगाओ, आम के पेड़ लगाओ, पीपल के पेड़ लगाओ, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलनी है। ऐसे पेड़ों का आप वो करो कि जो भी छाया भी दे, फल भी दे, और बहुत अच्छे तरीके से अपने इन्वायरमेंट को भी बैलेंस बना के रखें। हम 2-4 पेड़ ऐसे छोटे मोटे लगा लिए, गमलों में लटका दिए, वो हमारा गार्डन तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने बड़े बड़े पेड़ों को नष्ट करके और 2-4 पेड़ अपने घरों के सामने लटका लिए। आप सभी का भी सपना होगा, ठीक है, जिसका भी सपना हो ना, ये पढ़ने के बाद थोड़ा उसको चेंज करिएगा कि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हम कुछ दे के जाने वाले हैं नहीं, और वो बहुत गाली देंगे हम लोगों को, मतलब जो भी था सब कुछ नष्ट करके चले गए हैं। क्योंकि अब सुधार कर नहीं किया गया ना तो कभी सुधार होगा नहीं। तो घर कम एरिया पे बनवाओ और पेड़ पौधे ज़्यादा एरिया पे लगवाओ आप लोग, क्योंकि देखिए कहते हैं कि अपने जन्मदिन पर, सॉरी थोड़ा यहाँ पे आज लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, मेरी बकवास ज़्यादा हो रही, बट आई होप कि ये काम आएगी आपके, ठीक है, कि आप कहते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब हमारा क्या हो रहा है, पर्यावरण ख़त्म हो रहा, ठीक है, उसके बाद हम घर बनवा रहे हैं। तो घर बनवा रहे हो बेशक आप बनवाओ, बट आप इस तरीके का बनवाओ, सबकी इच्छाएं होती है। आप कहते हो कि जन्मदिन पर आप पेड़ लगाओ, यार पेड़ हम लगाएं कहाँ पे? धरती तो हमने पहले ही नष्ट कर दी है। अब जब पृथ्वी बची ही नहीं तो घर के छत पे आप पेड़ लगाओगे? बरगद का पेड़ लगा दो छत पे, छत सहित आके नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हमें जब सबसे पहले तो अपनी धरती को बचाना पड़ेगा ना, कि उतनी पूरी धरती पे हम ना महल बनवा के खड़ा कर दें तो अच्छा होगा कि हम वहाँ पे पेड़ लगा पाएंगे। क्योंकि ये भी इशू है कि हम अपने जन्मदिन पे तो पेड़ लगाएंगे कहाँ? हमारे पास वो धरती भी होनी चाहिए। खेती करनी है हमें तो खेती करने के लिए ज़मीन तो होनी चाहिए ना, वरना कहाँ पे करेगी? फिर वही होगा कि छत पे मिट्टी उट्टी डालो और खेती करो, जो भी है तो उतना अच्छा ग्रोथ भी होगा। इसलिए ये सारी बातें सोचना होगा। तो जिसकी भी ये सोच हो कि हमें करना है ऐसा कुछ, तो थोड़ा चेंज करिएगा, ठीक है, और साथ साथ आपके मैं भी थोड़ा चेंज करूँगी, क्योंकि ऐसा सबके साथ रहता है कि यार इतना बड़ा हमारा घर होगा, इतनी बड़ी अच्छी अच्छी कारें होंगी हमारे घर में। अब देखिए मुझे हर एक गाँव मतलब सबका बड़े आदमियों को नहीं पता, थोड़ा बहुत जो भी पता है कि लोग क्या करते हैं कि यदि पैसे वाले हो गए ना, उनके बच्चे की गाड़ी, उनकी बेटी की गाड़ी, यानी कि कार होगी, ठीक है, अब बेटी को एक कार पसंद नहीं है तो भाई एक कार रख दो साइड पे, दूसरी कार भी ले लो, उसके बाद उसके पापा की भी गाड़ी, मम्मी की भी गाड़ी, अब इन सब की एक एक कार।
अब इन सब की जब एक एक कर हमें टीवी में ऐसा दिखाया जाता है ना, इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। क्या आपको लगता है कि भारत की जनता का यही जीवन शैली चल रही है? जितने भी सीरियल आ रहे हैं, तो आप जरा देख के कोई भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम लोगों की जीवन शैली यही है? हम जितने भी हैं भारत में रहने वाले, क्या हर लोग टीवी में जिस तरीके के सीरियल आते हैं उसी तरीके के हैं आप लोग? वही आपकी घर की स्थिति है। हर एक के पास गाड़ी है, साइकिल भी नहीं होगी। बहुत से लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं अपने इंडिया में, वरना डेवलपिंग कंट्री ना होती, आज को डेवलप हो चुका होता यदि उस तरीके के हर घर में, हर गांव में उस तरीके का होता तो। यहाँ आज भी नहीं है, लेकिन दिखाता ऐसे है और हम सब के मन में आता है, वही सपना दौड़ता रहता है, यार मतलब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर्यावरण वगैरह सब कुछ जाए बाहर में, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास ये होने चाहिए, हमारी भी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे बच्चे की भी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पापा की भी होनी चाहिए, मम्मी की भी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी नुकसान हो, हमसे मतलब नहीं है। और ऐसे ही हम सब सोचते हैं, और यही हम बिल्कुल अपनी उसमें दुनिया में जीवन जीते हैं कि काश एक दिन होगा, और जब मौका मिलता कर डालते हैं। और यही आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर कि हमें पर्यावरण सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसमें जो बुक हुई थी, बुक का जो था कि लिमिट्स टू ग्रोथ, इसमें जनसंख्या वृद्धि की आप देख रहे हो कि बात की गई। और उसके बाद यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। और इस प्रयास का उद्देश्य जो था पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया है। और 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ठीक है, तो ब्राज़ील जो सिटी है आपका कहाँ का है, वो दक्षिण अमेरिका का है। और यहाँ पे जो इसकी एक सिटी ये ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील में यहाँ पे एक शहर पड़ता है, ये कुछ ऐसा करके है, यहीं पे शहर है रियो डी जेनेरियो करके, आप मैप में देखेंगे तो मिलेगा। वहाँ पे क्या हुआ था कि 1992 में सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ। अब इसमें क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर ये सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पे क्या बात की गई थी कि इसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, या अर्थ समिट के नाम से भी ये जाना जाता है। और इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन, अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। और वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते जो सरोकार है, इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया था। ठीक है, सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। और इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 आवर कॉमन फ्यूचर यानी कि 1992, ये प्लीज़ आप लिखिए, अभी मेरे साथ नोट करिए, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट या पहला पर्यावरण सम्मेलन वैश्विक स्तर पर, मैं फिर से बोल रही हूँ वैश्विक स्तर पर ये हुआ था। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर राष्ट्र पर नहीं, क्योंकि उसके पहले भी सुधार किए गए थे, लेकिन जो एक गहन मुद्दा उठा 1992 में, क्योंकि उससे पहले जैसे देखिए 1987 का ही है, एक पर्यावरण संरक्षण आता है 1986 में बात की गई थी, तो पहले भी बातें की गई हैं। ठीक है, लेकिन जो ये बात उठती है कि सब लोग इतने बड़ी उसमें आबादी में लोग शामिल होते हैं, 170 कंट्रियाँ और कुछ स्वयंसेवी वगैरह सब कुछ शामिल होते हैं, ये 1992 में हुआ था। ठीक है, एक बहुत बड़ा समिट था। ये कहाँ हुआ था, दक्षिण अमेरिका के एक राष्ट्र है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में ये सम्मेलन हुआ था। किससे रिलेटेड था, आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और उससे पहले जो सम्मेलन हुआ था 1987 का, इसका भी आपको याद रखना, आवर कॉमन फ्यूचर। और शीर्षक क्या था, वर्ल्ड रिपोर्ट छपी थी। और रिपोर्ट में चिताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। और विश्व के दक्षिणी हिस्से में क्या होगा कि औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है। और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी कि रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व और के धनी और विकसित देश जो भी हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बांट दिया यार, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे कि अमीर कहाँ के हैं, गरीब कहाँ के। उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे है आपका, ये है।
आप इसे क्या कहते हो, उत्तरी गोलार्ध कहते हो। दक्षिणी गोलार्ध आपका कहाँ है, ये है, ठीक है। अब ये इक्वेटर है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जो ये इक्वेटर हो गई उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये यहाँ के जितने राष्ट्र हैं, चाहे यूरोपीय कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, चाहे आपकी यहाँ पे दक्षिण अमेरिका वाली हो, सॉरी उत्तर अमेरिका वाली हो, ठीक है, ये कंट्रियाँ बहुत डेवलप है। बहुत सही बात है, ये कंट्रियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप है। अब इसमें ना थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि इसमें भारत भी आता है यहाँ पे, लेकिन सारी कंट्रियाँ डेवलप नहीं है। ओवरऑल ज़्यादा कंट्रियाँ क्या है, डेवलप हैं, कुछ कंट्रियाँ भी डेवलपिंग है, ठीक है। तो सारी कंट्रियों को नहीं कह सकते हो, बट ओवरऑल डेवलप है, ठीक है। कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में जैसे कि आपका आ गया दक्षिण अमेरिका आ गया, यहाँ पे अफ्रीका वाला दक्षिणी पार्ट आ गया, उसके बाद एशिया के कुछ दक्षिणी पार्ट यहाँ पे आएंगे, ऑस्ट्रेलिया गए, इनमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा गरीबी आप देख सकते हो, या विकासशील देश हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके, मैं ये नहीं कह रही कि 100% दोनों तरफ अमीरी गरीबी है, बिल्कुल नहीं, कुछ यहाँ के भी डेवलप कंट्रियाँ हैं और कुछ उत्तरी गोलार्ध के भी डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं, कुछ अनडेवलपिंग है। तो पूरा 100% नहीं, बट वो होता है ना कि एक ज़्यादा, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर अमीर ही है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो विकासशील देश है, ठीक है, वो देख चुके हैं अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं, और उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी, और दक्षिणी देशों की क्या थी कि दक्षिण देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। इनका क्या था, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुके थे, डेवलप हो चुके थे, ठीक है। कौन से देश, यहाँ पे जो था, जो आपके उत्तरी भाग वाले थे, वो ऑलरेडी डेवलप थे। अब इनका क्या था कि हमें क्या करना है यहाँ पे कि इन्वायरमेंट में जो हमारे ओजोन परत को खतरा हो रहा है, हमें उससे रिलेटेड लेके बात करनी। लेकिन अब इन बेचारों का क्या था, क्योंकि ये पहले ही नष्ट कर चुके हैं, तो इनका तो था कि अब हमें उसी में सुधार करना। अब ये जो गरीब हैं, जो विकासशील हैं, इन्हों तो अभी अपनी आर्थिक विकास की पड़ी है, ठीक है। इनको क्या लग रहा है कि भैया अभी जो डेवलपिंग कंट्री है आपकी, इन्हें लग रहा है कि हम अपना पहले आर्थिक विकास करें, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। अब आर्थिक विकास जब भी होगा, चाहे दक्षिण का हुआ हो चाहे उत्तर का हुआ हो, नष्ट करके ही कुछ न कुछ हुआ है, ठीक है। तो इनके कुछ अलग पैमाने हैं अपने। अब क्या हुआ कि रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए थे। इनमें से एजेंडा 21 की मैंने कल भी बात की थी। एजेंडा 21 पूछा जाता किससे रिलेटेड है, रियो सम्मेलन से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये ओजोन परत से लेके जो भी बातें कही गई थी, और इसके रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए थे। और लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और इससे क्या होगा, टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। लेकिन क्या हुआ कि समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। जैसे वो था ना, यूएनओ की संख्या बढ़ाना था, तो लास्ट तक हल नहीं निकल पाया कि भाई संख्या कैसे बढ़ाओगे। हमें सजेस्ट तो सब कर सकते हैं यार, रास्ता बताओ कि कहाँ से चलना है। आपने कह दिया उधर जाओ, मैंने कह दिया यूपीएससी की तैयारी करो, तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको सब कोई कह सकता है, लेकिन एग्जैक्टली रास्ता बताओ ना कि भैया यूपीएससी की तैयारी के लिए आप पहले सिलेबस पढ़ो, फिर आप ये बुक फॉलो करो, फिर आप ऐसे ऐसे करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ, इन कोचिंग्स को आप फॉलो करो, इस इंस्टीट्यूट को आप फॉलो करो, तो वो एक डायरेक्शन बताने वाला हो गया आपको, ठीक है। अब आपने कह दिया, मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज आपने आंसर लिखा, मेंस में आपसे पूछा गया, आप आंसर लिख रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब आपने कह दिया कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है, हमें इसमें सुधार करना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमारे पर्यावरण में ये कमियां हैं, हमें इतनी सुधार करनी चाहिए। हमें किसमें, जो भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस पर सुधार करनी चाहिए, ओजोन परत छीड़ हो रही है उस पर सुधार करनी चाहिए। हमने ये लिख दिया। भाई 3 मार्च का बात करने वाले, 30 मार्च खाना करने वाले बहुत होते हैं। अब आप ये बताओ ना कि एग्जैक्टली हमें इस काम के थ्रू हमें जो ये हानिकारक गैसों को रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव को, या ग्रीन हाउस जो भी आपके इफेक्ट है, उससे कम करना चाहिए। आप ऐसे बताओ ना,
ओजोन परत को हम कम कर रहे हैं, तो हमें अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना के, हमें जो यहाँ का एरिया है पूरा अच्छे तरीके से पेड़ पौधे लगा के, पूरा पर्यावरण को वेल मेंटेन बना के हम ओजोन परत के क्षरण को कम कर सकते हैं। अब आपने ये थोड़ी ना कोई पूछ रहा आपसे, उनको भी पता है कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, ओजोन परत हमारा नष्ट होता जा रहा है, तो वो तो एग्जामिनर को भी पता है। और आप यही लिख के चले आते हो कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है। आप ये बताओ भाई कि ओजोन परत क्षरण हो रहा था, हम रोके कैसे, उसका सुझाव बताओ आप। ये मत बताओ कि हो रहा सबको पता है, ठीक है, उसने मार गया हमें सबको पता है, दवा क्या है ये बताओ आप। तो ये जो बताता है वही तो सेलेक्ट होता है, और ये हम सब में क्वालिटी नहीं होती। हम सब बहुत बकबक करते, बहुत राजनीति कर लेते हैं, सच में राजनीति कर लेते हैं, दुनिया भर की बातें कर लेंगे, मुद्दे की बात पे कभी आते नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इससे क्या होगा कि मतलब ये टिकाऊ कैसे हो, इसका तरीका, मतलब टिकाऊ विकास का तरीका का क्या, लेकिन समस्या ये थी कि कैसे किया जाए ये नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का सुझाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। और आइए अब पर्यावरण की कुछ हम वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दे जो हैं उन पर नज़र डालेंगे, तब हम समझ में आएगा। अभी इसमें भी बहुत अच्छी राजनीति चलती है, ठीक है, तब समझ पाएंगे क्या कैसे है। अब विश्व की जो साझी संपदा सुरक्षा है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड आई होप कि थोड़ा सा आज का जो चैप्टर था, किताब का काम मेरा वाला ज़्यादा हो गया था, हालांकि मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डाटा ऐसा नहीं बताया जो मैंने खुद से बताए हो, ठीक है, लेकिन आपका विवेक कुछ तरीके से काम करना चाहिए। मतलब आपकी जो सोच है ना बहुत ब्रॉड वाली होनी चाहिए, तब आप एक आंसर लिख पाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है क्वेश्चन और आंसर से, हमें उसे पुटअप करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले पढ़ रहे हैं इसलिए मतलब है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी के तरह यदि देखा जाए तो हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि यूपीएससी निकले चाहे ना निकले वो बाद की बात है, लेकिन पहली जिम्मेदारी हमारी क्या बनती है कि कैसे हम इसे रोकें, हमारे द्वारा तो कम से कम नुकसान ना हो। ये हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि हमारे द्वारा नुकसान ना हो, और यदि किसी को देख रहे हैं तो हम उसे भी रोकने की बिल्कुल भरसक कोशिश करें। आप देखोगे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा जो किया गया था, जो आपका पर्यावरण में आंदोलन हुआ था, तो वो क्यों हुआ था, चिपको आंदोलन जो चला था, ठीक है, उन्होंने वहाँ की जो महिलाएं थी भैया गजब का पेड़ पे चिपक गई, नहीं काटने देंगे तो नहीं काटने देंगे, हमारी यहाँ से रोजी रोटी चलती है, ठीक है। तो वो मतलब जब ऐसा कर सकती हैं तो हम लोग किसी को देख के नहीं कह सकते कि भाई तुम भले, हम देखते हैं यार अपना काट रहा, सबकी यही हालत है। मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते, मैं भी जो अब बकबक कर रही हूँ ना, सबकी यही हालत होती है, मेरा क्या जा रहा है, जाने दो, यहाँ पे वो अपना नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारा क्या, हमारे बच्चों का भी जाने वाला, हमारा तो ले ही रहा, हमारे बच्चों का भी लेके जाएगा, ठीक है, बच्चों तो छोड़िए नाती पोते का भी लेके जा रहा है। जो भी नष्ट हो रहा है ना, हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो वो हम सिर्फ अपने का नहीं कर रहे, सबका ही नुकसान हो रहा है यहाँ पे, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप ऑफिसर बाद में होंगे, सब कुछ बाद में होगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे रह जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, जिम्मेदारियाँ हर कोई पूरा कर पाता नहीं है, इसलिए हम अपने इंसानियत के तरह जो भी कर पाते हैं, जो भी हमारा कर्तव्य बनता है, हमें उसे भरसक करना चाहिए। हमारे कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी पर्यावरण से रिलेटेड एक हमारा कर्तव्य दिया गया, उसे भी हमें याद रखना चाहिए कि उसका संरक्षण करना है। सिर्फ वो पढ़ने के लिए आपको नहीं दिया गया, जो पर्यावरण, जो फंडामेंटल में आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पढ़ने के लिए नहीं है, उसे फॉलो करने के लिए, अमल में लाने के लिए बात की गई कि अधिकार की तो बहुत अमल में ला लेते हैं, ड्यूटी भी लाइए कभी, और जो कर्तव्य है उसे भी निभाने की कोशिश करें तो काम बनेगा। खैर वो बात की बात है, ठीक है, अब देखते हैं, आई होप कि शायद आपका थोड़ी मेंटेलिटी चेंज हुई हो कि अब आगे चल के हमें इतने बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बनाना है, लेकिन बनाएंगे, आप लोग क्या करें, मजबूर है आदत से, वरना क्या होगा कि एक IAS अधिकारी का घर इतना छोटा सा, मतलब 2 कमरे में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं सोचेंगे कि आप कितना बड़ा योगदान करके इस धरती के लिए जाएंगे, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। बस अपनी सोच को बड़ा बनाइए और अच्छे तरीके से, इस तरीके से काम करने की कोशिश करिए कि दुनिया में फेमस हो जाइए। बुरा काम तो सब करते हैं, कभी अच्छा काम करके भी देख लीजिए, बहुत तरक्की होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।